सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गुरुज आश्रम आईएएस। आज हम लोग पिछली बार की तरह ही अपने मेंटोरशिप के जो एनुअल बजट का जो सेशंस हैं उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, तो हम लोग ऑलरेडी इस साल का इंटरिम बजट समाप्त कर चुके हैं। पिछले साल का जो फुल बजट था उसको भी ज़रा हम लोग आज रिव्यू करेंगे। ओके, सो लेट अस बिगिन। नोट्स बनाते जाइए। तो पिछले साल के बजट में यानी कि 2023-24 में जो बजट है वो बजट का नाम था फर्स्ट बजट ऑफ अमृतकाल। ओके, फर्स्ट बजट ऑफ अमृतकाल। अमृतकाल, ठीक है। हम लोग देखेंगे जरा ये अमृतकाल का आइडियोलॉजी क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अमृतकाल। और इसमें हमने 3 pronged अप्रोच इस्तेमाल की है और 4 ट्रांसफॉर्मेटिव अपॉर्चुनिटीज देखी हैं इसमें। ओके, अमृतकाल में हमने 3 pronged स्ट्रैटेजीज देखी हैं, ठीक है। 3 pronged स्ट्रैटेजीज देखी हैं। नोट्स बनाते जाइए स्टूडेंट्स, ठीक है। एम्पावर्ड और इंक्लूसिव इकोनॉमी के लिए, एम्पावर्ड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमी, एम्पावर्ड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमी के लिए हमने 3 मुहाने से स्ट्रैटेजी बनाई है। पहली, अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन्स विथ फोकस ऑन यूथ। अपॉर्चुनिटीज फोकस ऑन यूथ। ओके, दूसरा, ग्रोथ इन जॉब क्रिएशन। ग्रोथ इन जॉब क्रिएशन। और तीसरा, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये 3 अपॉर्चुनिटीज के ऊपर फोकस किया गया है। देखिए, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। 4 ट्रांसफॉर्मेटिव अपॉर्चुनिटीज के लिए ध्यान दिया गया है, ठीक है। अमृतकाल में 4 ट्रांसफॉर्मेटिव अपॉर्चुनिटीज, 4 ट्रांसफॉर्मेटिव अपॉर्चुनिटीज। फोर ट्रांसफॉर्मेटिव अपॉर्चुनिटीज के ऊपर ध्यान दिया गया है। पहला है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। ओके, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। दूसरा, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। प्रधानमंत्री विकास योजना, मतलब क्या, विश्वकर्मा कौशल सम्मान, विश्वकर्मा कौशल सम्मान। ओके, इसके अलावा टैपिंग द पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म के पोटेंशियल को टैप करना।
ओके। और फिर लास्ट में ग्रीन ग्रोथ एंड यूज ऑफ एनर्जी अक्रॉस सेक्टर्स एंड ग्रीन जॉब्स। ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन जॉब्स और पावर एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है। चौथा है ग्रीन ग्रोथ एंड ग्रीन जॉब्स। ठीक है, और प्लस एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी। सबको समझ में आया स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये जो अमृतकाल का जो फर्स्ट बजट है, ये जो अमृतकाल का जो फर्स्ट बजट है, ये अमृतकाल का ये जो फर्स्ट बजट है, ओके, अमृतकाल का ये जो फर्स्ट बजट है, ठीक है, इट इज द रोड मैप ऑफ नेक्स्ट 25 ईयर्स। नेक्स्ट 25 साल का ये रोड मैप है, नेक्स्ट 25 ईयर्स, ओके, नेक्स्ट 25 ईयर्स रोड मैप, 25 ईयर्स रोड मैप। रोड मैप, ओके, फ्रॉम इंडिया एट 75 ईयर्स। भारत को आज़ादी मिले 75 साल हो चुके हैं और हमें नेक्स्ट 25 सालों में अपनी सेंचुरी लगानी है ऑफ इंडिपेंडेंस ईयर्स, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग 75 आयु के हैं और हमें आगे बढ़ना है 100 साल के लिए, ओके। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए हमने 3 pronged अप्रोच वगैरह लाई है। हम लोग एक एक और डिटेल में हम लोग देखेंगे कौन कौन सी। अपॉर्चुनिटीज विद फोकस ऑन यूथ, ओके, ग्रोथ इन जॉब क्रिएशन, और तीसरा स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। फोकस किस पे रहेगा? इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, पीएम विकास योजना, टूरिज्म पोटेंशियल और ग्रीन जॉब्स एंड ग्रीन ग्रोथ। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं जरा पहला अमृतकाल का सिस्टम है क्या, देखते हैं जरा। नोट्स बनाते जाइए। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये पब्लिकेशन है, पीएम लॉन्चेस विकसित भारत @2047। थीम क्या है? वॉइस ऑफ यूथ। दिस इज द पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया व्हेन द कंट्री इज गोइंग टू टेक अ क्वांटम लीप। क्वांटम लीप का मतलब क्या? बहुत ज्यादा गुना बड़ी लंबी छलांग मारने वाले हैं हम लोग। फॉर इंडिया दिस इज द टाइम, राइट टाइम, यही समय और सही समय, ओके। आइडिया स्टार्ट्स विद आई, जस्ट लाइक इंडिया बिगिंस विद आई। डेवलपमेंट एफर्ट्स begin from self. Youth power is both the agent of change and also the beneficiaries of change. 11 दिसंबर 2023 का प्रकाशन। नरेंद्र मोदी साहब ने विकसित भारत का आह्वान किया है 2047 में वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ओके। यहाँ पर सारे यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर साहब को और हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स और फैकल्टी मेंबर्स को ये बोला है ताकि हमें इस इनिशिएटिव को आगे बिगिन करना है। इन्होंने सारे गवर्नर्स को भी थैंक यू बोला है इसी डेवलपमेंट विकसित भारत प्रोग्राम में। ही लॉडेड देयर कंट्रीब्यूशन टू बिगिन टुगेदर ऑल द स्टेक होल्डर्स हु होल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गाइडिंग द यूथ ऑफ द नेशन इन अकम्पलिशिंग द गोल ऑफ विकसित भारत 2047. Prime Minister Modi highlighted the role of educational institutions in personality development of an individual and said that a nation becomes developed only with the idea of its people. Underlining the importance of personality development in the present era, the Prime Minister extended his wishes for the success of the Voice of Youth workshop. Prime Minister has said that in the life of any nation, history provides a time period when a nation can make an exponential stride in its development journey. For example,
for India, this Amrit Kal is ongoing. This is the period of history of India where when the country is going to take a quantum leap. मैं आपको बताता हूँ, हर बार ऐसा होता है कि तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि तकरीबन 30 से 35 साल के टाइम फ्रेम के बाद एक कंट्री वाकई में बूम करना चालू करता है अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पीरियड को आगे के लेकर। मसलन क्लासिक एग्जांपल, चाइना ने अपना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब चालू किया था? 1978 में, ठीक है। 2001 में उन्होंने WTO को एंटर किया। तो 1978 से लेकर 2001 कितना टाइम होता है? मोटा मोटा 25 से 30 साल। उनका जो रियल बूम आया, मैन्युफैक्चरिंग पूरी दुनिया पे छा गए, वो तकरीबन 2004-05 से था। ओके, तो मसला क्या है? उनका जब 30-35 साल जब पूरा हुआ तो पूरी दुनिया में छा गए अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बलबूते पे। अब ये हमारा टाइम है। आप खुद देखिए, हमारे मुल्क को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए 1991 से लेकर 2020, मोटा मोटा कितना साल हो गया? 30-35 साल। ओके, तो अगेन ये 30-35 साल बेसिकली क्या है? ये वो टाइम पीरियड होता है 30 साल का जब एक जनरेशन मैच्योर होती है, एक ऐसी जनरेशन जिन्होंने पैदाइश भी एक ऐसे टाइम में लिया है जब ऑलरेडी मुल्क इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का स्टेप आगे ले चुका था। ऑलराइट, हमेशा ये बात याद रखना। और इसीलिए जब वो जनरेशन आज़ाद हवा में सांस लेते हुए आगे बढ़ती है, मैच्योर होती है, अपने रियल काबिलियत पे उतरती है, तो उस मुल्क की कंप्लीट काया पलट हो जाती है। तो ये 30-35 साल, एक जनरेशन जब शुरुआती दौर में जब रिफॉर्म्स लेती है, उसके 30-35 साल के बाद जब नई फसल, नई जनरेशन, नई नस्ल पककर तैयार हो जाती है, तब उस देश में वाकई में इनकलाब आता है। ठीक है, लोग बहुत ही जुनून से अपने मुल्क की तरक्की के लिए आगे बढ़ते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, ये इंटरव्यू में बोलने वाली चीज है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रीइटरेटेड मतलब क्या? फिर से स्ट्रेस करना, द ग्लोरियस स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। He said that such endeavors such as Satyagraha, revolutionary path, non-cooperation, Swadeshi, social reforms, educational reforms that were granted during the time were geared towards freedom. This period saw universities like Kashi, Lucknow, Vishwa Bharati, Gujarat Vidyapeeth, Nagpur University, Annamalai, Andhra University of Kerala strengthen the consciousness of the nation. An entire generation of youth dedicated to the freedom of the nation came into being, whose every effort was directed towards the goal of independence. Today, every institution and every individual should move with the resolution that every effort and act will be for Viksit Bharat. The aim of your goals, your resolutions should be only one, developed India. ठीक है, और इन्होंने ये बोला है, टीचर्स एंड यूनिवर्सिटीज ponder about finding ways to make India a developed country and at a faster pace, and also identify specific sectors for improving towards becoming a developed nation. ये बात समझ में सब लोग को? ठीक है, मोदी साहब ने 5 थीम्स के ऊपर फोकस करने की बात कही है। ठीक है, ऑन 5 डिफरेंट थीम्स। अ प्राइज हैज आल्सो बीन अरेंज्ड फॉर 10 डिफरेंट सजेशंस। ओके, तमाम वो माई जीओवी ऐप पे, तो तमाम ये सब कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी रखे जाएंगे कि मुल्क को आगे बेहतरी की ओर कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ पढ़ना, ये आप लोग को इंटरव्यू में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। ठीक है, ये चीज़ है। तो विकसित भारत, ठीक है, ये हमारा गोल है। और ये दौर है जो 25 साल का, ठीक है, मुल्क को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का, ये क्या है? अमृत काल। ठीक है, ये चीज़ है। विकसित भारत @2047 is the vision to make India a developed nation by 2047, the 100th year of independence. The vision encompasses various aspects of development including economic growth, social progress, environmental sustainability and good governance. समझ में आप सब लोग को? ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजों के ऊपर फोकस किया गया है और ये 4 कंपोनेंट्स के ऊपर अपॉर्चुनिटी के मामले में फोकस किया गया है। देखिए, इस बजट का पार्ट ए जो है, इस बजट का पार्ट ए जो है, पार्ट ए, इस बजट का पार्ट ए जो है, ठीक है, वो फोकस किस पे करता है? वो फोकस करता है 7 गाइडिंग पिलर्स के ऊपर, 7 गाइडिंग पिलर्स के ऊपर, जिनको सप्तर्षि कहा जाता है।
ठीक है, सप्तऋषि या सप्तर्षि जो भी है, ठीक है। 7 फोकसेस ऑन 7 गाइडिंग पिलर्स। फोकसेस ऑन 7 गाइडिंग पिलर्स। तो इन सभी पिलर्स को क्या कहा गया है? सप्तऋषि। ठीक है, देखते हैं जरा कौन कौन से हैं वो। पहला फाइनेंशियल सेक्टर, पहला है फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर, नोट्स बनाते जाइएगा। दूसरा इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है। तीसरा रीचिंग द लास्ट माइल, यानी लास्ट माइल कनेक्टिविटी, रीचिंग लास्ट माइल। रीचिंग लास्ट माइल। नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट अनलीशिंग द पोटेंशियल, अनलीशिंग द पोटेंशियल, ठीक है। फिर ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन ग्रोथ और यूथ पावर, आखिरी यूथ पावर, ठीक है। तो ये 7 मेन ये हैं। ये देखिए पहला कौन सा है? फाइनेंशियल सेक्टर, दूसरा इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तीसरा लास्ट माइल कनेक्टिविटी, चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलीशिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ और यूथ पावर। सबको समझ में आया? प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। देखते हैं, तो इन्होंने इंक्लूसिव डेवलपमेंट के क्षेत्र में प्रायोरिटी नंबर 1 में इन्होंने एग्रीकल्चर और कोऑपरेशन के लिए क्या काम किए हैं, इन्होंने जरा हाईलाइट किए हैं, ठीक है। तो पहला प्रायोरिटी क्या है? पहला प्रायोरिटी है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ओके। इंक्लूसिव डेवलपमेंट जरा देखते हैं। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के क्षेत्र में सबसे पहले ये लोग लेके आए हैं एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन का मुद्दा, ओके। एग्रीकल्चरल एंड कोऑपरेशन, एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, ओके। सबसे पहली चीज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर। एक ओपन सोर्स रहेगा, मतलब कोई भी इंसान उस सोर्स कोड को इस्तेमाल करते हुए अपना सॉफ्टवेयर बना सकता है, ताकि नए युवा जो डेवलपर्स हैं उनको मदद मिल जाए, ओके। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर लाया जाएगा, ओके। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर लाया जाएगा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर।
फॉर एग्रीकल्चर लाया जाएगा। सबको समझ में आया ये चीज़ है, ठीक है। इसके मदद से जो भी नए डेवलपर्स हैं एग्रीकल्चर स्पेसिफिक क्षेत्र में अलग अलग बहुत ही अच्छे ऐप्स ला सकते हैं और हमारे मुल्क का एग्रीकल्चरल सब अच्छा हो सकता है। देखेंगे इसको, इट विल एम टू प्रमोट फार्म सेंट्रिक सॉल्यूशंस रिलेटेड टू इनपुट्स मार्केटिंग एक्सेट्रा। ओके, इट विल बी बिल्ट एज एन ओपन सोर्स ओपन स्टैंडर्ड एंड इंटर ऑपरेबल पब्लिक गुड। पब्लिक गुड की तरह, यानी सबको मतलब कॉमनली मिल जावे, किसी को ऐसा पैसा भरने के लिए स्पेशली जरूरत नहीं है। इट विल बी डेवलप्ड एज अ पब्लिक गुड। इसको और बेहतरी में हम लोग देखेंगे डेप्थ में, ठीक है। दूसरा, एग्रीकल्चरल एक्सेलरेटर फंड लाया जाएगा जिससे एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स इन रूरल सेक्टर्स आगे बढ़ाए जा सके। एग्रीकल्चरल एक्सेलरेटर फंड, एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड, ठीक है, फॉर स्टार्टअप्स, ठीक है, रूरल क्षेत्रों में, ठीक है, रूरल क्षेत्रों में। ओके, फिर तीसरा, एनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ कॉटन क्रॉप। इसके लिए क्लस्टर बेस्ड और वैल्यू चेन अप्रोच होगी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए, ठीक है। कॉटन क्रॉप के ऊपर फोकस किया जाएगा। कॉटन क्रॉप, ठीक है, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होगा। देखेंगे जरा, क्लस्टर बेस्ड प्लस वैल्यू चेन के ऊपर फोकस होगा। वैल्यू चेन का मतलब क्या है? अलग अलग स्टेजेस ऑफ कॉटन इंडस्ट्री, उसमें वैल्यू एडिशन किया जाए ताकि हम लोग को सिर्फ ओरिजिनल कॉटन उगाने का नहीं बल्कि और भी ज़्यादा चीज़ों में हम लोग को कॉटन का जब हम लोग फाइनल प्रोडक्ट बेचें तो हम लोग ब्रांडिंग सब करके अच्छा परफेक्ट मतलब क्या प्रोडक्ट बेचें जिससे हमको मोटा मुनाफा आ सके। क्योंकि डायरेक्टली आप कॉटन बेचोगे दुनिया में तो लोग आपको जो मूल भाव है एमएसपी वगैरह उतना ही देंगे बेसिक, लेकिन अगर आप उसका ब्रांड करके भेजो, उसका कपड़ा बना के भेजो, उसमें वैल्यू एडिशन करो, उसका प्रोडक्ट उसका पैकेजिंग वगैरह अच्छा करके भेजो तो लोग आपको प्रीमियम देंगे क्योंकि आपने उसमें वैल्यू ऐड किया है। दुनिया में हमेशा याद रखना बेटा, हर चीज़ का वैल्यू एडिशन के लिए ही, ठीक है, मेहनत लगती है और उसके लिए उतना पैसा भी लगता है और फिर उससे ज़्यादा पैसा बेसिकली पैसे को अट्रैक्ट करता है। आप मेहनत करो, पैसा खर्च करो उसके मार्केटिंग ब्रांडिंग में, आप रिटर्न में मोटा पैसा भी कमा पाओगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, ठीक है, क्लीन प्लांट प्रोग्राम, क्लीन प्लांट प्रोग्राम किसके लिए लाया जाएगा? हॉर्टिकल्चर के लिए। हॉर्टिकल्चर मतलब क्या? फल सब्जियां वगैरह, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स बनाया जाएगा जिसे कहा जाएगा श्री अन्न योजना। मिलेट्स मतलब क्या? कोर सीरियल्स, वो रागी वो सब टाइप के, बार्ली वगैरह वो सब चीज़, फॉक्स मिलेट वो सब आप जानते हैं। इसके लिए श्री अन्न बोला गया है। इसको एग्जाम में आ सकता है, प्रीलिम्स में स्टार मार्क कर लो, ठीक है। ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स जिसे श्री अन्न कहा गया है, श्री अन्न, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और इसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च को सपोर्ट मिलेगा जो कि बेस्ड है हैदराबाद में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद, IIMR, ओके, IIMR, ये किधर होगा? हैदराबाद में, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा, ठीक है, एग्रीकल्चरल क्रेडिट पहुंचेगा 20 लाख करोड़ तक। एग्रीकल्चरल क्रेडिट,
एग्री क्रेडिट पहुंचेगा, एग्री क्रेडिट, ठीक है, 20 लाख करोड़, ओके, 20 लाख करोड़ तक एग्री क्रेडिट पहुंचेगा, ओके। और पीएम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, वो फिशरीज के लिए, ओके, उसके लिए 6,000 करोड़ डाला जाएगा, ठीक है। मत्स्य संपदा योजना, ये सब मैं सिखा चुका हूं। मत्स्य संपदा, इसके लिए कितना, 6,000 करोड़ खर्चा होगा, ठीक है। गवर्नमेंट पीएसीएस को भी बहुत बढ़ावा देगा, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है, जिन्हें मल्टीपर्पज पीएसीएस बनाया जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। पीएसीएस के ऊपर फोकस किया जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीपर्पज बनाया जाएगा, मल्टीपर्पज बनाया जाएगा, मल्टीपर्पज बनाया जाएगा, ओके। और एक और चीज, अनकवर्ड ग्राम पंचायत और विलेजेस को भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंडर लाया जाएगा, वहां पर 5 साल के अंडर, ओके। तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हमारे देश में यह सब चीज लाया जाएगा, ओके। तो पहला प्रायोरिटी में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हम लोग क्या लाने वाले हैं, ये सभी चीजें। कौन कौन सी, सबसे पहला है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जो प्रायोरिटी है उसमें एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन के ऊपर फोकस होगा, जिसमें हम लोग हॉर्टिकल्चरल क्लीन प्लांट प्रोग्राम लेके आएंगे, इसको और सब डिटेल में देखेंगे। कॉटन क्रॉप क्लस्टर बेस्ड अप्रोच और वैल्यू चेन के ऊपर फोकस होगा। एग्रीकल्चरल क्रेडिट दिया जाएगा 20 लाख करोड़ के ट्यून तक, प्लस मत्स्य संपदा योजना के ऊपर 6,000 करोड़ डाला जाएगा। प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को मल्टीपर्पज बनाया जाएगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को फॉर एग्रीकल्चर प्रमोट किया जाएगा एज अ पब्लिक गुड, ताकि सबका भला हो सके। एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड फॉर स्टार्टअप्स लाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मिलेट्स को हमारे देश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च हैदराबाद के जरिए, ठीक है, श्री अन्न बोला जाएगा और ग्लोबल मिलेट हब बनाया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं इनको डिटेल में। पहला हम लोग देखते हैं ये वाला डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर। पहले हम लोग देखते हैं पब्लिक गुड होता क्या है। ठीक है, इन्वेस्टोपीडिया बहुत अच्छी वेबसाइट है बेटा अपने इकोनॉमी के नोट्स वगैरह बनाने के लिए। ओके, प्रीलिम्स में काफी बार आपके सवाल बन जाते हैं यहां से। ये देखिए, व्हाट इज अ पब्लिक गुड? अ पब्लिक गुड इज अ कमोडिटी और सर्विस दैट एवरी मेंबर ऑफ अ सोसाइटी कैन यूज without reducing its availability to all others. Typically, a public good is provided by government and funded through taxes. जैसे कि रोड, आप रोड पे आज चले तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल रोड खत्म हो जाएगा, कि आप चले तो रोड खत्म हो गया है, नहीं। वो आपके रोड पे चल के खत्म हो चले जाओगे तो दूसरे लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पब्लिक पार्क, प्लेग्राउंड, तो आप खेल लिए, इसका मतलब ये नहीं कि और लोग नहीं खेल पाएंगे। हाँ, आप खेलेंगे तो थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ेगा बाकी बच्चों के लिए, लेकिन 1-2 घंटा आपका खेल के हो गया तो आप बाकी पब्लिक खेल सकता है उधर, ठीक है। खैर, तो बाल की खाल नहीं निकलनी तो आप ये बोल सकते हैं, अरे नहीं सर आप खेलेंगे तो बाकी लोग के लिए जगह कम पड़ जाएगी। भाई ऐसे तो तुम जिंदगी में रह रहे हो तो भी आप औरों का कार्बन एमिशन वगैरह सब कार्बन फुटप्रिंट जमा कर रहे हो, तो इतना डीप में नहीं सोचने का, ये सब ह्यूमैनिटीज के टर्म्स होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अ पब्लिक गुड इंक्लूड्स अ टाउन रोड, पार्क और स्कूल। नेशनल डिफेंस इज अ पब्लिक गुड। A public good may also be a basic need such as access to clean air and drinking. प्रॉपर नोट्स बनाइए, लिखते जाइए। यूपीएससी देखने का एग्जाम नहीं है, वीडियो वॉचिंग का एग्जाम नहीं है। ऐसा होता तो नेटफ्लिक्स देखने वाले सबसे ज्यादा टॉपर होते हैं यूपीएससी में। आगे बढ़ते हैं। की टेक अवेज, अ पब्लिक गुड इज द ऑपोजिट ऑफ अ प्राइवेट गुड विच इज कंज्यूम्ड ओनली बाय अ पर्सन और पीपल हु कैन अफोर्ड टू पे फॉर इट। जैसे कि फरारी गाड़ी, एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड, नॉट यू नॉट मी, ठीक है। जिनके पास हैसियत है बस वही, मतलब क्या, महंगी स्पोर्ट्स कार चला सकते हैं, खरीद सकते हैं, ठीक है।
तो वो हो गया प्राइवेट गुड। ठीक है, हम लोग को अगर ट्रैवल करना है तो फरारी वरारी कुछ नहीं आने वाली, एसटी बस आएगी लाल डब्बे वाली, उसमें बैठ के जाओ, 10 रुपए का टिकट खरीदो बस, दैट इज पब्लिक गुड। ठीक है, अ पब्लिक गुड कैन बी कंज्यूम्ड बाय मेनी पीपल विदाउट रेस्ट्रिक्टिंग इट्स अवेलेबिलिटी टू अदर्स। देयर इज ऑलवेज अ डिसएग्रीमेंट ओवर व्हाट इज और व्हाट शुड बी अ पब्लिक गुड और अ प्राइवेट गुड। These disagreements are decided by public spending, public government spending priorities. How public goods work? The main criteria that distinguish a public good are that it must be a non-rivalrous and non-excludable. Non-rivalrous means that the good does not dwindle in supply as more and more people consume them. तो ऐसा नहीं है कि रेलवे स्टेशन में आज 10 लोग चलने लग गए, कल 20 लोग चलने लग गए, तो बाकी 30 लोग जब चलेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, इट विल स्टे फॉर एवर। ठीक है, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी मतलब ऐसा नहीं है कि अमीर गरीब को देख के ठीक है आप ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, हर किसी के लिए पब्लिक रेलवे स्टेशन। द पॉइंट ऑफ कंटेंशन इज द फ्री राइडर प्रॉब्लम। ठीक है, क्या अ पब्लिक गुड इज अवेलेबल टू ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे हैव पेड फॉर इट और नॉट। सम मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी यूज द गुड बिकॉज दे आर अनेबल टू और अनविलिंग टू हेल्प पे फॉर इट। People who do not pay taxes are essentially taking a free ride provided to them who do not pay taxes. Actually हमारे जैसे गरीब कंट्रीज में ये प्रॉब्लम बहुत रहता है कि जो लोग टैक्स नहीं भरे उनका क्या उनको हम लोग उनको क्या मना कर दें कि भाई आप ये पब्लिक गुड इस्तेमाल मत करो? ऐसा नहीं है, उनको भी देना पड़ेगा। क्योंकि देखो ऐसे में वो लोग डायरेक्ट टैक्स नहीं भरते तो सरकारें क्या करती है, उनको इनडायरेक्ट टैक्स में फंसा देती है। जैसे कि वो लोग 10 रुपए का चिप्स का पैकेट खाएंगे, अब कोई इंसान टैक्स पे करता हो ना करता हो, वो चिप्स का पैकेट खरीदेगा तो 10 रुपए का चिप्स का पैकेट 9 रुपया दुकानदार का, 1 रुपया आपका, वो सरकार को जाएगा ही। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए डायरेक्ट टैक्स नहीं तो कोई ना कोई गरीब लोग इनकम डायरेक्ट टैक्स तो भरते ही हैं। तो आज की तारीख में ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है भाई साहब कि मतलब गरीब लोग टैक्स नहीं भरते तो इसलिए उनको फ्री राइडर मतलब कहा जाए, गलत बात है। National defense, law enforcement and clean air and water are all examples of public goods. Okay, ये चीज़ है, that's it. ठीक है, डन। ज़्यादा हम लोग इसको मेंस में देखेंगे कॉन्सेप्ट समझने के लिए, अभी आप बेसिक समझ गए। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में बोला गया है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर इज बिल्ट एज एन ओपन सोर्स, ओपन स्टैंडर्ड एंड इंटरऑपरेबल पब्लिक गुड। ठीक है, द प्रोजेक्ट एम्स टू क्रिएट वन वेरीफाइड सोर्स ऑफ ट्रूथ अबाउट द फार्मर एंड हिज क्रॉप सोन डेटा। यानी किसानों को डायरेक्टली जो भी डेटा आएगा वो ऐप वगैरह के जरिए डायरेक्टली गवर्नमेंट सोर्स से आएगा, तो झूठा हो ही नहीं सकता। वर्कशॉप ऑन डिजिटल क्रॉप सर्वे वॉज ऑर्गेनाइज्ड विद द स्टेट्स, 25 मई 2023 का खबर। अ वर्कशॉप ऑन डिजिटल क्रॉप सर्वे वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टेट्स विद द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड पब्लिक एंड फार्मर्स वेलफेयर। द इवेंट कमेंस्ड विद अ वेलकम एड्रेस। ठीक है, ही स्टेटेड दैट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर इज बिल्ट एज एन ओपन सोर्स, ओपन स्टैंडर्ड एंड इंटरऑपरेबल पब्लिक गुड। ठीक है, जो कोई भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, फिर बाद में कश्मीर में रह रहा है कन्याकुमारी में सब लोग फार्मर्स अपने अपने लेवल पे इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस विल एनेबल इंक्लूसिव फार्मर सेंट्रिक सॉल्यूशंस थ्रू रेलेवेंट इंफॉर्मेशन सर्विसेज फॉर क्रॉप प्लानिंग एंड हेल्थ, improved access to farm inputs, credit and insurance, help for crop estimation, market intelligence and support for growth of agri-tech industry and startups. Okay, he further elaborated that the digital crop survey will establish a clear picture of crop being sown all across farmlands in the country during the different agricultural seasons. The project aims to create one verified source of truth about the farmer and his crop sown data.
A robust, effective, on-time, transparent, digitally driven crop survey system that uses the latest technological advancements such as visual and digital analytics, GIS, GPS technologies, AI, ML, artificial intelligence and machine learning is through a critical need to effectively address the above listed issues. Okay. In continuation with the context of digital crop survey delivered an insightful session and the largest federated vision of AgriStack. ये सब चीजें हैं. देखते हैं जरा डिजिटल क्रॉप सर्वे. हम्म 25 मई 2003. अच्छा ये वही आ गया. ये देखिए, गवर्नमेंट लॉन्चेस डिजिटल क्रॉप सर्वे इन 12 स्टेट्स ऑन पायलट बेसिस. द सेंटर हैज लॉन्च डिजिटल क्रॉप सर्वे इन 12 स्टेट्स ऑन अ पायलट बेसिस फ्रॉम खरीफ समर सोन सीजन ऑफ दिस ईयर फॉर बेटर सोइंग डेटा कलेक्शन. गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ पायलट प्रोजेक्ट, मतलब क्या, छोटू प्रोजेक्ट, इनिशियल प्रोजेक्ट ऑन डिजिटल क्रॉप सर्वे इन द 12 स्टेट्स फ्रॉम खरीफ 2023. ठीक है, ये चीज़ है. तो डिजिटल क्रॉप सर्वे DCS, ठीक है, कब करवाया गया? अगस्त 2023 में करवाया गया. ठीक है, 12 स्टेट्स में इन द खरीफ सीजन. ठीक है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की गई? ये देखिए, कैडास्ट्रल मैप्स. अब ये देखते हैं जरा कैडास्ट्रल मैप्स क्या होते हैं. ठीक है, कैडास्ट्रल मैप्स क्या होते हैं? आर डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स. ठीक है, आर डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर ऑल द सिटीज, विलेजेस एंड टाउन्स बेस्ड ऑन देयर बाउंड्रीज ऑफ सब डिविजन्स ऑफ लैंड पीसेस. दे आर कॉल्ड एज कैडास्ट्रल मैप्स. ओके. दूसरा, जियो रेफरेंस, मतलब क्या, जियो टैगिंग के जरिए विद ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यूज टू एंश्योर फार्मलैंड पोजीशन. ओके. कहां कहां पर करवाया गया? मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा, यूपी, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम, तेलंगाना. आपका जो भी होम स्टेट है तो आप लोग उसमें स्पेसिफिकली लिख देना कि आपके स्टेट में डिजिटल सर्वे के लिए क्या फाइंडिंग्स थी, इंटरव्यू के लिए काम आएगा. ठीक है, अभी मत करो, अभी बस उधर थोड़ा सा लिख दो, 1-2 लाइन, ज्यादा टेंशन नहीं. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, द प्रोजेक्ट एम्स टू क्रिएट अ सिंगल वेरीफाइड सोर्स ऑफ ट्रूथ अबाउट द क्रॉप सोन डेटा विच इज यूजफुल फॉर एक्यूरेट क्रॉप एस्टिमेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वेरियस फार्मर सेंट्रिक सोल्यूशंस. ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया है, रिसोसैट 2A, रेडार इमेजिंग सैटेलाइट रिसैट 1A इन पोलर ऑर्बिट्स. याद रखना, पोलर ऑर्बिट्स. एंड नेशनल सैटेलाइट 3D इनसैट और नेशनल ये इंडियन नेशनल सैटेलाइट 3D और इंटरनेशनल इंडियन नेशनल सैटेलाइट 3DR इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स. ये प्रीलिम्स के लिए काम आएगा बेटा, लिख लो, ये लिख लो. ठीक है, इसरो ने ये डिजिटल सर्वे कौन कौन सी सैटेलाइट्स के जरिए कराया? रिसोर्ससैट और राडार इमेजिंग रीसैट. ठीक है, और अर्थसैट, ये किससे? पोलर ऑर्बिट में. और इनसैट 3D और इनसैट 3DR, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में. जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और पोलर ऑर्बिट ये किधर है? आपको अपनी स्टैंडर्ड बुक्स में मिल जाएगा इंफॉर्मेशन. ठीक है, ज्योग्राफी की बुक्स में. These are aimed to provide data for enabling support for various agricultural activities such as assessing total area under cultivation, damage from natural calamities and disease attacks and agro-met services.
एग्रोमेट यानी क्या, एग्रीकल्चर का क्लाइमेट डेटा, मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। इसरो हैज प्रपोज द लॉन्च ऑफ रिसोर्सैट 3 एंड 3A मीडियम रेजोल्यूशन सैटेलाइट विथ कंबाइंड रेपिटिविटी। कंबाइंड रेपिटिविटी क्या होता है देखते हैं जरा। हाँ मतलब उसको बार बार मतलब क्या स्कैन करना, ये सब बेसिक चीजें, ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है। रिसोर्सैट 3SA हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट विथ 4 days रीविजिट कैपेबिलिटी, मतलब उसी पोजीशन में वापस वो सैटेलाइट आएगी 3-4 दिन के बाद, तो वापस मैपिंग होगा और फिर एवरेज डेटा निकाला जाएगा सबका। रिसैट 1B कैन इमेज डे एंड नाइट एंड ऑल वेदर कंडीशंस। रिसैट 1B with रिसैट 1A will cover same area by 12 days and INSAT 3DS in geostationary orbit with coarse resolution and day multiple imaging, ठीक है। तो मीडियम इमेजिंग किसका है, रिसोर्सैट 3 और 3A, ठीक है। हाई रेजोल्यूशन किसका है, रिसोर्सैट 3S है, ठीक है। और फिर बाद में रिसैट 1B का डे एंड नाइट मैपिंग कंडीशंस है, ठीक है। और फिर लास्ट में इनसैट 3DS, ये कोर्स रेजोल्यूशन, कोर्स मतलब वेरी बेसिक, खुरदरा, ठीक है, बेसिक रेजोल्यूशन है। ओके, हो गया बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। तो ये सब क्रॉप सर्वे के बारे में हम लोग ने देख लिया, ठीक है। तो ये सब चीजें, पब्लिक गुड भी देख लिया हमने, ठीक है, ये भी देख लिया। अब हम लोग देख रहे हैं एग्रीकल्चरल एक्सेलरेटर फंड, देखते हैं जरा। एग्रीकल्चरल एक्सेलरेटर फंड, देखते हैं जरा, देखिए, ठीक है। एग्रीकल्चरल एक्सेलरेटर फंड, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, पोस्टेड ऑन 24 मार्च 2023, ठीक है। इट इंक्लूड्स मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चरल सिस्टम्स बाय इनकॉर्पोरेटिंग न्यू एंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस ब्रॉट बाय द एग्री एंटरप्रेन्योर्स। अकॉर्डिंगली, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इज इंप्लीमेंटिंग इनोवेशन एंड एग्री एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना फ्रॉम 2018-19 with an objective to promote innovation and agri entrepreneurship by providing financial support and nurturing an incubation system in the country. This department has appointed 5 knowledge partners and 24 RKVY agribusiness incubators. Incubators मतलब क्या, ऐसी रिसर्च लेबोरेटरीज वगैरह होती हैं, वहाँ पर फाइनेंशियल फंडिंग और हैंड होल्डिंग दी जाती है नए नए इनोवेटर्स को अपने स्टार्टअप्स और बेहतर करने के लिए. Have been appointed across the country for incubation of startups and implementation of this program. Under the program, the financial support is provided to entrepreneurs in the field of agriculture and allied sector to set up their startups. For this, a financial support of 5 lakh is provided at the idea pre-seed stage and rupees 25 lakh at the seed stage. So far, a total of 1138 startups are supported in this program under the financial assistance of 70 crore 30 lakhs. The technical and financial assistance are provided to startups to launch their products, services, business platforms, etc. in the market and facilitate them to scale up their projects, products and operations to attain business viability. Okay, आगे बढ़ते हैं. Startups are trained and incubated at various knowledge partners and RKBY agribusiness incubators under this program. Okay. तो एक्सेलेरेटर फंड मतलब वही है, इनोवेटर्स को प्रमोट करने वाला फंड, अलग से डेडिकेटेड फंड. ठीक है. फिर ये पढ़ते हैं ग्लोबल मिलेट हब. ठीक है, ग्लोबल नोट्स बनाते जाइए बेटा. जो भी मैं रीड आउट करता हूं ये सब चीज लिख लिया करो. ठीक है, पॉज करो लिखो, पॉज करो लिखो. आगे बढ़ते हैं. पीएमओ से आती है खबर. पीएम टू इनॉग्रेट ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न कॉन्फ्रेंस ऑन 18 मार्च 16 मार्च 2023 को पोस्टेड. श्री नरेंद्र मोदी साहब ने विल इनॉग्रेट किया ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस. श्री अन्न जिसको बोला है सरकार ने, सुब्रमण्यम हॉल एनएससी कॉम्प्लेक्स IRI कैंपस पूसा, वो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट. बेस्ड ऑन इंडियाज प्रपोजल, very important, the year 2023 was declared as the International Year of Millets
बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। ठीक है, और पीएम मोदी साहब ने बोला है इसको पीपल्स मूवमेंट बनाया जाए और इंडिया को एज अ ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स प्रमोट किया जाए। ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, स्टेट यूटीज, फार्मर्स, स्टार्टअप्स, एक्सपोर्टर्स, retail businesses and other stakeholders are being engaged to promote and spread awareness about the benefits of millets, Shri Anna, for the cultivator, consumer and climate. The organization of global millets, Shri Anna, in India is an important program in this context. The 2-day global conference will have sessions on all important issues related to millets. Okay? श्री अन्न लाइक प्रमोशन, वेलफेयर एंड अवेयरनेस के ऊपर फोकस किया जाएगा और मार्केट लिंकेजेस के साथ जोड़ा जाएगा, वैल्यू चेन डेवलपमेंट होगा, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन वगैरह के ऊपर फोकस किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सरकार ने और क्या क्या किया है। 5 दिसंबर 2023 का खबर, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बोला है। ओके, और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इज implementing a multi-stakeholder approach towards celebration of International Year of Millets 2023 to achieve the objectives of International Year of Millets 2023 and promote millets, जिसको श्री अन्न बोला गया यानी भगवान का खाना। ठीक है, and is implementing a submission on nutri cereals under National Food Security Mission in all districts of 28 states and 2 union territories via Jammu and Kashmir and Ladakh। ठीक है, the incentives are provided to the farmers through the state duties on crop protection, production and protection technologies। ठीक है, new released varieties, hybrids, integrated nutrient and pest management techniques, improved farm implements, tool, resources, conservation machineries, water saving devices, capacity building, ये सब के ऊपर फोकस किया। In to make India a global hub for Shri Anna, the Indian Institute of Millets Research, Hyderabad has been declared as Center for Excellence for sharing best practices, research technologies at the national and international level। ओके, आगे बढ़ते हैं। बाकी मत्स्य संपदा योजना और ये क्लस्टर बेस्ड इतना तो कुछ खास है नहीं, ये देखेंगे। ठीक है, क्लीन प्लांट प्रोग्राम, Atmanirbhar, Ministry of Finance, Atmanirbhar Clean Plant Program to be launched with an outlay of 2200 crores to boost availability of quality planting material for high value horticulture crops। यानी यही अच्छी क्वालिटी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को प्रमोट करने के लिए। जरा देखते हैं हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या है। देखिए, The art and science of growing fruits, vegetables, flowers or ornamental products, plants are called as horticulture। ठीक है, what are the types of horticulture देखते हैं। ठीक है, types of horticulture देखिएगा। ठीक है, देखो ऐसा मतलब क्या क्लोज्ड इसमें किया जाता है। ओके, देखते हैं जरा। व्हाट आर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, नोट्स बनाते जाइए। हॉर्टिकल्चर इज डिफाइंड एज द वर्ल्ड ऑफ गार्डनिंग एंड फार्मिंग एंड इज द प्रैक्टिस ऑफ साइंटिफिकली प्रोड्यूसिंग, कल्टिवेटिंग, सेलिंग एंड यूजिंग हाई वैल्यू क्लोजली टेंडेड क्रॉप्स in an environmentally friendly and long lasting way। Horticulture, a field of plant agriculture, focuses on garden crops like fruits, vegetables, decorative plants। It gets its name from garden and cultivate from Latin। okay? आगे बढ़ते हैं। अलग अलग प्रकार के हॉर्टिकल्चर ये प्रीलिम्स में आपको आ सकते हैं, प्रीलिम्स में नहीं आएंगे तो किसी और एग्जाम में आएंगे जरूर। देखिए, हॉर्टिकल्चर कैन बी स्प्लिट इनटू 2 मेन ब्रांचेस। वन फोकसेस ऑन ग्रोइंग प्लांट्स फॉर फूड लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जिसको बोलते हैं पोमोलॉजी। फ्रूट्स को ग्रो करने वाली जो टेक्नोलॉजीज हैं, एग्रीकल्चर है, उसे आप क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी। और वेजिटेबल्स को ग्रो करना, उसे आप क्या बोलते हैं? ओलेरी कल्चर। ओके, ओलेरी कल्चर। दूसरा,
अदर सेंटर्स ऑफ प्लांट्स फॉर डेकोरेशन आर कॉल्ड एज फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केप एग्रीकल्चर। ओके, देखते हैं जरा। पहला पोमोलॉजी, इट इज ऑल अबाउट फ्रूट्स एंड नट क्रॉप्स, while olericulture deals with kitchen herbs like carrots, asparagus, lettuce, cauliflower, tomatoes, peas, etc. Olericulture, it is the science, ये आपको मैच द कॉलम के लिए आ सकता है। It is the science of growing vegetables focused on non-woody eligible plants like spinach and collards। ये देख लेना collards है क्या, वही पत्ता गोभी बेसिकली। ये सब अमेरिकन लोग बड़े बड़े नाम इस्तेमाल करते हैं, कॉलर्ड वॉलर्ड पता नहीं, मालूम पड़ता है पत्ता गोभी है। ठीक है, अमेरिकन लोग ये नींबू पानी को भी लेमनेड बोलते हैं। लेमनेड लगता है कितना बड़ा, कोई बहुत पता नहीं, कोई सोमरस वाला, कोई ऐसा पता नहीं, ऐसा कुछ अलग ही देवी है, मतलब ऐसा कुछ होगा, पता नहीं क्या लेमनेड, मालूम पड़ता है तो नींबू पानी है। तो विदेशी नाम देख के कभी भी इंप्रेस मत हो जाइए, ना डरिए, होते वो बेसिक नाम ही है, हम लोग कुछ बस कुछ और बोलते हैं। ठीक है, पॉट हर्ब्स एंड ग्रीन्स इनको बोला जाता है। फ्लोरिकल्चर, इट इज द स्पेसिफिक प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स एंड डेकोरेटिव प्लांट्स सच एज कट फ्लावर्स एंड पॉटेड प्लांट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर, लैंडस्केप में लैंडस्केपिंग के लिए काम आते हैं लाइक टर्फ, नर्सरी क्रॉप्स लाइक शर्ब्स, ट्रीज एंड वाइन्स। अदर टाइप्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, आर्बोरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर मतलब क्या, लुकिंग आफ्टर वुडी प्लांट्स इन द लॉन्ग टर्म लाइक गार्डन्स, पार्क्स एंड पॉपुलेटेड एरियाज टू एनहांस द एनवायरनमेंट फॉर पीपल्स एंजॉयमेंट, सेफ्टी एंड वेलबींग। ठीक है, ये देखिए आर्बोरिकल्चर दिखता कैसे है। लोग ट्रैकिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल नहीं करते मतलब ऐसा एडवेंचरस, ये ट्रीज वगैरह चढ़ना, ट्रीज का ट्रैकिंग जो होता है उसे आर्बोरिकल्चर बोलते हैं। ठीक है, टर्फ मैनेजमेंट, वो स्पोर्ट्स के लिए घास वगैरह मैनेज करना, फुटबॉल क्रिकेट के लिए। विटीकल्चर, विटीकल्चर ऑफ कोर्स ग्रेप्स की खेती शराब वगैरह बनाने के लिए, वाइन्स वगैरह बनाने के लिए। फिर बाद में इनोलॉजी, ये ओइनोलॉजी नहीं है, इट इज ओ इज साइलेंट, इट इज कॉल्ड एज इनोलॉजी। इनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वाइन एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग इट। ओके, तो यानी इसमें ग्रेप्स को ग्रो करना, इनोलॉजी को मतलब क्या, वाइन को और बेहतर तरीके से स्टडी करना और बेहतरीन शराब वगैरह बना पाना। फिर पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी, मतलब वही पोस्ट हार्वेस्ट कैसे मैनेज किया जाए इसको। ठीक है, ये सब चीजें। आगे बढ़ते हैं। इंडिया में देख लीजिए, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स मेक अप अराउंड 24.5% ऑफ एग्रीकल्चरल जीडीपी। ठीक है, ये देखिए, India's fertile lands nurture a diverse range of fruits and vegetables in tropical and temperate regions. Across approximately 4 million hectares, you will find a cornucopia. Cornucopia मतलब क्या? A wide collection of 50 different vegetable varieties such as, and with star crops like potatoes, onions, peas, cauliflowers, ये सब चीज। ठीक है, तो डिजीज मैनेजमेंट। ठीक है, ये डिजीजेस लिख लीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिए और ये डिजीजेस के नाम वगैरह लिख लीजिए। ठीक है, ये कभी आपको मतलब क्या प्रीलिम्स में आ सकता है, इतना चांस कम है, लेकिन फिर भी वीडियो पॉज करके प्रॉपर डेटा वगैरह बना लीजिए। ठीक है, ये चीज़ है। और ये भी ज़रा बस नेट पे सर्च कर लीजिएगा, नहीं वैसे भी फंगल डिजीज देके रखा है तो टेंशन नहीं है। एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आने का चांस क्या है, ये आता है कि वो पॉजिटिव एजेंट फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, क्या है, पहली चीज़। दूसरी मेन चीज़, उस बीमारी को बोलते क्या है, और दूसरी मेन चीज़, कौन सी फल सब्जी को वो इम्पैक्ट करता है। ये तीन चीज़ कभी आने का चांस है। वीडियो पॉज करके नोट्स बना लीजिए। ठीक है, आगे बैक्टीरियल डिजीजेस में कौन कौन से आते हैं भाई साहब। ठीक है, ये सब फायर ब्लाइट, कैंकर, फोटोज वगैरह आप अलग से नेट पे सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। पॉज कर लीजिए, वीडियो बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए। वायरल डिजीजेस ये देख लीजिए, टोबैको मोजाइक वायरस, पोटैटो वायरस, टोमेटो येलो लीफ वायरस, कुकुम्बर मोजाइक वायरस। पॉज कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। ठीक है, पॉज कीजिए, बना लीजिए वीडियो। ठीक है, ये सब चीज। फिर निमेटोड इन्फेस्टेशंस। निमेटोड यानी बहुत ही छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक कीड़े होते हैं, अर्थवॉर्म जिसे दिखते हैं माइक्रोस्कोप में। मैं निमेटोड्स का फोटो आपको बता दूं, माइक्रोस्कोप में ही दिखते हैं, थोड़े डरावने टाइप के दिखते हैं, सांप जैसे दिखते हैं, माइक्रोस्कोप में दिखते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं।
ये ऐसे टाइप के होते हैं, बहुत घिनौने गंदे जैसे दिखते हैं, बाप रे। ठीक है, ये सब चीज़ें। ये अर्थवॉर्म्स हैं, ये नीमेटोड्स नहीं है। नीमेटोड्स बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप में दिखते हैं वो सब। ठीक है, अर्थवॉर्म बहुत बड़ा होता है, वो तो आंखों से दिख जाता है, केचुआ। नीमेटोड्स माइक्रोस्कोप में देखने पड़ते हैं। नीमेटोड इन्फेस्टेशन, नीमेटोड में ये सब होता है। ठीक है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बेसिक याद रखिए। याद नहीं रहेगा तो भी कोई टेंशन नहीं है, बस अपने एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर। पॉज कर लीजिए, नोट्स लिख लीजिए, पॉज कर लीजिए, नोट्स लिख लीजिए। पॉज कर लीजिए, नोट्स लिख लीजिए। ठीक है, और मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं? क्रॉप रोटेशन, रेजिस्टेंट वेराइटीज, हाइजीन, प्रॉपर इरिगेशन, फंजीसाइड्स एंड पेस्टिसाइड, बायोलॉजिकल कंट्रोल, सैनिटेशन, क्वारंटाइन, थिनिंग एंड प्रूनिंग, मतलब क्या, वो डैमेज लीव्स को काट लेना और अलग कर देना, सॉइल मैनेजमेंट, अर्ली डिटेक्शन, वेदर मॉनिटरिंग, एजुकेशन, एक्सेट्रा। हो गया, डन। तो हमने बजट में एग्रीकल्चर के लिए क्या लाया वो पूरा हमने खत्म कर दिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रायोरिटी है हमारी अफोर्डेबल हेल्थ केयर फॉर ऑल। ओके, तो उसी में प्रायोरिटी 1 वाले में ही ये देखिए, प्रायोरिटी 1 में क्या था? इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट में पहला कंपोनेंट था एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट वाला कौन सा है? हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, हेल्थ फॉर ऑल, वो भी अफोर्डेबल हेल्थ फॉर ऑल। पहला, नर्सिंग कॉलेजेस हमारे देश में बहुत सारे चालू किए गए हैं सरकार द्वारा। ठीक है, 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस co-located with 157 medical colleges have been established since 2014। यानी अब से सरकार ने ये ध्येय ही बना लिया है कि जहां पर मेडिकल कॉलेज रहेंगे वहां पर नर्सिंग कॉलेज भी रहेंगे। ओके, बहुत ज़रूरी बात है। ठीक है, ये चीज़ है ताकि ज़्यादा बेहतर, मतलब क्या, चीज़ें लोगों को सीखने मिल जावे। आगे क्या बढ़ते हैं? सिकल सेल अनेमिया एलिमिनेशन मिशन, सिकल सेल अनेमिया। ठीक है, तो पहला लिख लेंगे, नर्सिंग कॉलेजेस बनाए गए हैं। टोटल कितने? 157। दूसरा, सिकल सेल अनीमिया के ऊपर खास जोर दिया जाएगा। सिकल सेल अनीमिया के ऊपर खास फोकस किया जाएगा और इसे कंप्लीटली एलिमिनेट किया जाएगा 2047 तक। ठीक है, नेक्स्ट, फोकस किस पे किया जाएगा? 0 to 40 इयर्स के लोगों में, वो भी स्पेशली 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग कराई जाएगी। ठीक है, 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग कराई जाएगी। 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग के ऊपर फोकस होगा, टेस्टिंग कराई जाएगी। ठीक है, 0 to 40 साल के जो लोग हैं उनके ऊपर फोकस होगा। ठीक है, और इसका ऑकरेंस आमतौर पर ट्राइबल एरियाज में ज़्यादा मिलता है क्योंकि उनका जेनेटिक जीन पूल इतना ज़्यादा डाइवर्स नहीं है। ठीक है, ट्राइबल पॉपुलेशंस। ठीक है, फिर नेक्स्ट, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज फॉर मेडिकल डिवाइसेस, ओके, के ऊपर फोकस किया जाएगा और फार्मा के इनोवेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा। ओके, तो इसमें ज़्यादातर तो कौन सा वाला है? सिंगल सेल अनीमिया का ही ज़्यादा फोकस हम लोग को ध्यान देना ज़रूरी है। ओके,
तो ये सिंगल सेल अनीमिया के ऊपर हम लोग ज़्यादा देखते हैं। देखिए, सिकल सेल अनीमिया है क्या? ठीक है, इट इज अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स। इट इज अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स। हाँ, इट इज अ ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स known as sickle cell disease. It affects the shape of red blood cells which carry oxygen to all parts of the body. ठीक है, red blood cells are usually round and flexible, so they move easily throughout the blood vessels. In sickle cell anemia, some red blood cells are shaped like sickles or crescent moon. हाफ मून जो होता है ना, वैसा दिखते हैं. These sickle cells also become rigid and sticky, which can slow or block blood flow. तो ऐसे बच्चों के, ऐसे लोगों के बॉडी में ब्लड फ्लो सही तरीके से नहीं हो पाता, क्योंकि ऑक्सीजन फ्लो नहीं हो पाता, क्योंकि ब्लड फ्लो बहुत ही कमज़ोर है. सारे सेल्स को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, इसलिए ऐसे बच्चे लोग अक्सर थक जाते हैं. ठीक है, द करंट अप्रोच टू ट्रीट इज टू रिलीव पेन एंड हेल्प प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द डिजीज. हाउएवर न्यू ट्रीटमेंट्स में क्योर पीपल ऑफ द डिजीज. ये देखिए कैसा रहता है. ठीक है, सेहतमंद रेड ब्लड सेल्स देखो कैसे रहते हैं, कॉन्केव शेप में होते हैं, दोनों साइड से डिस्क शेप. लेकिन सिकल सेल वाले कैसे होते हैं, ये देखिए एकदम खराब हो जाते हैं. ठीक है, हो गया. इसके सिम्टम्स कैसे होते हैं? सिकल सेल अनीमिया यूजुअली अपीयर्स अराउंड 6 months of age. They vary from person to person and may change over time. Symptoms include anemia. ठीक है, देखो नॉर्मली हेल्दी रेड ब्लड सेल होते हैं वो 120 दिन तक चलते हैं. सिकल सेल्स जो होते हैं वो 10 से 20 दिनों में मर जाते हैं. ठीक है, विदाउट इनफ रेड ब्लड सेल द बॉडी कांट गेट इनफ ऑक्सीजन. दिस कॉजेज फैटीग, यानी क्या, थक जाना. तो पेन वगैरह होता है बॉडी में बहुत ज़्यादा. स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट होता है. फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होते रहते हैं. ठीक है, डिलेड पबर्टी वगैरह मतलब होता है बच्चों में मैच्योरिटी लेट आता है. विजन प्रॉब्लम्स वगैरह हो जाती हैं. ठीक है, देखिए ये देखिए हमारे बॉडी में, ठीक है, अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है, ऑटोसोम्स होते हैं, फिर बाद में वो सेक्सोसोम्स वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीजें. तो उसमें इट इज अ रिसेसिव डिजीज विच इज कॉज्ड बाय अ पॉइंट म्यूटेशन. ठीक है, यानी वो जो अलग अलग बेस पेयर्स होते हैं उसमें एक सिंगल पॉइंट में ये चेंज होता है. हेमोग्लोबिन बीटा जीन HBB डिफेक्टिव हो जाता है, विच इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम नंबर 15.5. बस इतना समझ लो, क्रोमोसोम नंबर 11 पे ये खराबी देखने को मिलती है. ठीक है, एक इंटरेस्टिंग बात ये है, ये देखिए जिनको ये सिकल सेल अनीमिया होता है तो दे आर समवॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मलेरिया. उनमें कम चांस देखने को मिलता है ये इसका मलेरिया का, क्योंकि इसमें क्या होता है, मलेरिया अक्सर ये रेड ब्लड सेल्स को इंपैक्ट करता है. तो ऑलरेडी इनके सेल्स तो मतलब डैमेज्ड होते हैं, तो मलेरिया का मतलब जो कीटाणु ज़्यादा सर्वाइव कर ही नहीं पाता. ठीक है, ये सब चीज़ें, तो ये सब बातें हैं. ठीक है, अब ज़रा इंपॉर्टेंट जेनेटिक डिजीजेस, ये नोट्स बना लीजिए. एंड क्रोमोसोम्स,
ठीक है। ये देखिए, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू, एक मिनट, खैर, ये देखिए, ये देखिए, अ जेनेटिक डिजीज इज एनी डिजीज कॉज्ड बाय एन एबनॉर्मेलिटी इन द जेनेटिक मेकअप। ओके, जेनेटिक म्यूटेशंस कैन ऑकर ईदर रैंडमली और ड्यू टू सम एनवायरमेंटल एक्सपोजर, जैसे कि रेडिएशन वगैरह ज़्यादा था। ठीक है, जो एनवायरमेंट का इन्फ्लुएंस होता है इंसान के जेनेटिक्स में, इस चीज़ को स्टडी किया जाता है इन अ स्पेसिफिक फील्ड ऑफ जेनेटिक्स कॉल्ड एज एपीजेनेटिक्स। एपी यानी क्या, बाहर का, बाहरूनी। तो बाहरूनी इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन जेनेटिक्स इज कॉल्ड एज द स्टडी, इस फील्ड को क्या बोलते हैं, एपीजेनेटिक्स। ये प्रीलिम्स में आ सकता है, लिख लो। What are the 4 types of genetic disorders? इनहेरिट किए हुए, इनहेरिटेड, सिंगल जीन इनहेरिटेंस, मल्टीफैक्टोरल इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज एंड माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। देखते हैं, ठीक है। तो सिंगल जीन में अगर कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो उसमें ऑटोजोम्स, ठीक है, या वो सेक्सोजोम्स, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, उसमें अगर ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो ऐसे डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं? सिस्टिक फाइब्रोसिस, जो इंपॉर्टेंट वाले मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स में आ सकता है कि ये सिंगल सेल डिसऑर्डर्स कौन कौन से, इनमें से कौन से हैं, कौन से नहीं हैं। जो मैं बोल रहा हूं वो लिख लो, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, पूरा बॉडी का हालत बहुत खराब हो जाता है इसमें, वेरी खतरनाक डिसऑर्डर। थैलासीमिया, सिकल सेल एनीमिया एंड हंटिंगटन डिजीज। ओके, ये 4 लिख लो, ये कॉमन वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं। बाकी सब याद रख के मतलब नहीं है, हम लोग को साइंटिस्ट नहीं बनना। नेक्स्ट, ठीक है, मल्टीफैक्टोरल जेनेटिक इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशंस होते हैं, बाहर एनवायरनमेंट वाले भी और हमारे, मतलब ये जो अनुवंशिकी होती है, पेरेंट्स से हमको जो मिलता है, उसमें भी काफी ज्यादा आपको डैमेज देखने को मिलता है। तो इसमें मल्टीफैक्टरल लेवल पे हमारा जो जेनेटिक्स मिलता है पेरेंट्स से विरासत में, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? हार्ट डिजीजेस, हाई ब्लड प्रेशर, एल्जाइमर्स, ठीक है। एल्जाइमर्स का मतलब क्या, वो डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो जाती है ना, लोग सठिया जाते हैं, लोग भूल जाते हैं बहुत सारी चीज़ें। आर्थराइटिस, हाथ पैरों की सूजन, डायबिटीज, कैंसर, ओबेसिटी, ये सब चीज़, ठीक है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, जो क्रोमोसोम्स में कुछ ना कुछ पंगे की वजह से ये हुआ है, ठीक है। तो क्रोमोसोम में जो प्रॉब्लम आती है उसमें सबसे कॉमन वाली है डाउन सिंड्रोम, जिसमें 21 जो मतलब क्रोमोसोम नंबर होता है, वो नॉर्मली जो 2 होते हैं इसमें 3 हो जाता है, इसलिए इसको 21 पेयर ट्राइसोमी भी बोलते हैं, ठीक है। और कौन कौन सा है? टर्नर सिंड्रोम, ये सेक्सोसोम रिलेटेड है। इसमें इंसान के पास एक ही एक्स होता है और दूसरा न एक्स होता है न वाई होता है। क्लाइनफेल्टर, इसमें एक्स एक्स तो होता ही है, प्लस इसमें वाई भी होता है, ठीक है। और फिर इसमें क्राइडो-चैट सिंड्रोम, ठीक है। क्राइडो-चैट सिंड्रोम मतलब क्या? ये मतलब बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा वो बिल्ली की तरह साउंड करते हैं बच्चे। तो इसमें 46 क्रोमोसोम, एक्स और वाई और 5 पॉइंट पे डिलीशन होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस डिसऑर्डर्स, तो इसमें कौन कौन से आते हैं? लेबर्स एट्रोफी, ठीक है, एपिलेप्सी और माइटोकॉन्ड्रियल एनसेफेलोपैथी, ठीक है।
ये भी लिख लीजिए, ये भी प्रीलिम्स में आएगा आपको। कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो 2 की जगह 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स होती हैं। ये लिख लीजिए, 21st पैर में जब 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं तो उसे डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। 18th पैर में जब ट्राइसोमी हो जाती है तो उसे एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं। 13th पैर में जब ट्राइसोमी हो जाती है तो उसे पटाउस सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, टाउस सिंड्रोम्स या पेटाउस सिंड्रोम बोलते हैं इसे। ओके, ये इसको पॉज कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए। ओके, ये चीज़ है। ये देखिए इनका ये जेनेटिक मेकअप कैसा होता है। ये देखिए, तो इसमें देखिए, ये देखिए, ये नॉर्मली इंसान का जीनोटाइप है। तो इसमें 18th क्रोमोसोम जो होता है उसके 3 पैर देखने को मिलते हैं। जेनेटिक प्रॉब्लम एनॉर्मलीज की वजह से क्रोमोसोम नंबर 18 में ये पंगा आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, बाकी सब में आप देख चुके हैं। ठीक है, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, मोस्ट ऑफ द जेनेटिक डिजीजेस इन द क्रोमोसोम्स, इन द सेक्सुअल क्रोमोसोम्स, एक्सोसोम्स, ये ज्यादातर आपको एक्स क्रोमोसोम में मिलता है। ठीक है, ये चीज है, क्योंकि महिलाओं में एक्स और एस क्रोमोसोम होता है, तो इसीलिए अगर एक फॉल्टी एक्स क्रोमोसोम भी आया है उनको मम्मी या पापा ये मम्मी से, ठीक है, तो उनको डैडी का हेल्दी एक्स क्रोमोसोम उनको कंपेंसेट कर देता है। तो ऐसे इसीलिए महिलाओं में नॉर्मली सेक्स लिंक्ड मतलब जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर से नॉर्मली नहीं देखने को मिलता, उनमें तभी देखने को मिलता है जब मम्मा और पापा दोनों से उनको ये फॉल्टी एक्स क्रोमोसोम मिला है। ओके, बात समझ में आई? एक हेल्दी क्रोमोसोम दूसरे अनहेल्दी क्रोमोसोम को बैलेंस आउट कर देता है, इसे कहते हैं डोसेज कॉम्पेंसेशन। फॉल्टी एक्स कंपेंसेटेड बाय हेल्दी एक्स फ्रॉम फादर, दिस इज कॉल्ड एज डोसेज कॉम्पेंसेशन। ठीक है, बॉयज में क्योंकि सिंगल एक्स होता है, इसलिए अगर फॉल्टी एक्स आ गया तो जाहिर सी बात है उनमें सारा का सारा प्रॉब्लम होगा ही, क्योंकि मम्मा से उनको एक्स मिला है, डैडी से वाई मिला है, तो उनमें दोनों प्रॉब्लम होता है। वाई में अगर फादर से अगर कुछ भी अनहेल्दी कोई भी एक वाई क्रोमोसोम आ गया तो भी उनमें आना है, बिकॉज दे डोंट हैव एक्स्ट्रा वाई टू कंपेंसेट फॉर इट।
और महिलाओं का, और जो उनको महिलाओं से अपनी मम्मी से एक्स क्रोमोसोम आया वो भी अगर अनहेल्दी आया तो भी उसका सब कुछ प्रॉब्लम्स उन जेंट्स में दिखेगा। इसीलिए जेंट्स में हमेशा यही होता है कि दे आर मोर ससेप्टेबल टू ये जेनेटिक लिंक्ड सेक्सुअल डिसऑर्डर, मतलब जो सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स होते हैं जेनेटिक्स, उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। कौन कौन से होते हैं? हेमोफीलिया, रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, कॉन्जेनाइटल नाइट ब्लाइंडनेस, हाई ब्लड प्रेशर जीन्स, डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसमें मतलब मसल्स का सही डेवलपमेंट नहीं होता, बहुत पेनफुल डिसऑर्डर है, और फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। ओके स्टूडेंट्स, ये सब चीजें हैं, देखिए ये सब चीजें हाँ डन, ठीक है। तो ये बेसिक मैंने आपको बता दिया, तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा सब जानने पहचानने में। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक्सेसिंग एंड स्किलिंग, अब तीसरा आया है, अफोर्डेबल हेल्थ केयर हो गया, अभी तीसरा वाला है, ओके। तीसरा वाला है एक्सेसिंग एजुकेशन एंड स्किलिंग, एक्सेस टू एजुकेशन एंड स्किलिंग। ठीक है, एक्सेस टू एजुकेशन एंड स्किलिंग। पहला, टीचर ट्रेनिंग। द डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग विल बी डेवलप्ड एज वाइब्रेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर दिस पर्पस। ओके, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन को डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स फॉर एजुकेशन, इनको प्रमोट किया जाएगा। कैसे इनको प्रमोट किया जाएगा? एज वाइब्रेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सेलेंस प्रमोट किया जाएगा, मतलब ज़्यादा बेहतर फंडिंग वगैरह होगी, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इनको इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सेलेंस की तरह प्रमोट किया जाएगा। ठीक है। दूसरा, और ये किया जाएगा फॉर द सेक ऑफ टीचर डेवलपमेंट, टीचिंग स्किल्स के लिए, टीचर ट्रेनिंग के लिए ये काम किया जाएगा, टीचर ट्रेनिंग। आगे बढ़ते हैं, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स। फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड, ठीक है, ओके, बस ये इतना ही हो गया। ठीक है, तो इसमें वही डिजिटल लाइब्रेरी वगैरह बनाया जाएगा, इतना ज़्यादा कुछ एक्चुअली है नहीं ऐसा डिस्कवर करने के लिए, ऐसा कुछ खास। ठीक है, ज़रा ये देख लेते हैं फिर भी, और टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऐसा कुछ है नहीं, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन देख लेते हैं, नोट्स बना लीजिए, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स। ठीक है, इन द रीसेंट बजट ऑन 1 February 2023, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन announced that the government of India was planning to set up a national digital library for children and adolescents, and the books to be written to cater to these age groups. Another point, the books have nothing to do with the curriculum. The books are entrusted to be published by the National Book Trust and Children's Book Trust. Okay, the step is in response to the latest annual status of education report ASER 2022 conducted by NGO Pratham.
ये आता है हर साल, ये लोग एनजीओ कंडक्ट ये कराते हैं, ये एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट प्रथम एनजीओ करता है, कोई सरकारी नहीं। दैट शोड इंडिया चिल्ड्रंस बेसिक लिटरेसी ड्यूरिंग कोविड-19 हैज टेकन अ बिग हिट एंड their reading ability has worsened. Even before the pandemic started, report after ASER amply made it clear that 5th class children in rural India were not able to read second class books fluently. To be able to read well is the first step to progress in education, and understanding what is being read is the next step to follow it. Reading is a lifelong skill. Okay, तो books on history, adventure, family values, science fiction, ठीक है, ethics, civic behavior, mannerism, stories from holy books and novels should be their standard. Okay, तो नेशनल बुक ट्रस्ट ये सबसे काम किया जाएगा। देखते हैं जरा ये नेशनल बुक ट्रस्ट है क्या। नोट्स बना लीजिए, ठीक है। द नेशनल बुक ट्रस्ट इज एन इंडियन पब्लिशिंग हाउस जिसको 1957 में चालू किया गया था नेहरू साहब के अंडर। इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी, ठीक है, इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी, इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द एक्टिविटीज इंक्लूड पब्लिशिंग, प्रमोशन ऑफ इंडियन बुक्स एंड अब्रॉड, असिस्टेंस टू ऑथर्स एंड प्रमोशंस ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर। सेवरल लैंग्वेजेस में इसको छापा जाता है और ये न्यूज़पेपर भी लेके आता है, ठीक है, ये चीज़ है। 1 अगस्त 1957 में ये आया, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। ये कौन कौन से प्रोग्राम चलाता है? समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है, 50 इंडियन लैंग्वेजेस में ये किताबें वगैरह बांटी जाए इंक्लूडिंग ट्राइबल लैंग्वेजेस, ठीक है, इसको प्रमोट करते हैं, ठीक है। वर्ल्ड बुक फेयर वगैरह भी यही कंडक्ट करवाते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। प्रायोरिटी नंबर 2, ओके, प्रायोरिटी नंबर 2, रीचिंग द लास्ट माइल। प्रायोरिटी नंबर 2, रीचिंग द लास्ट माइल। रीचिंग द लास्ट माइल। रीचिंग द लास्ट माइल, ओके। देखते हैं जरा, तो इसमें अफोर्डेबल हेल्थ केयर फॉर ऑल ये टारगेट है। अफोर्डेबल हेल्थ केयर फॉर ऑल, पहला टारगेट क्या है? अफोर्डेबल हेल्थ केयर फॉर ऑल। अफोर्डेबल हेल्थ केयर फॉर ऑल, फॉर ऑल। अफोर्डेबल हेल्थ केयर फॉर ऑल, ठीक है, ठीक है। तो इसमें किस किस के ऊपर फोकस किया गया है? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक प्रोग्राम के ऊपर फोकस किया गया है, ठीक है। पहला चीज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक प्रोग्राम। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक प्रोग्राम। ब्लॉक प्रोग्राम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक प्रोग्राम। दूसरा जिसमें 500 ब्लॉक्स को ऊपर कवर करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने बेटा? 500, ठीक है। ठीक है। दूसरा प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन, ठीक है। दूसरा प्रधानमंत्री पीएमवीटीवीजी मिशन, प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स मिशन, ये लाया गया है, ओके। इनके डेवलपमेंट का मिशन लाया गया है, डेवलपमेंट मिशन, ठीक है, डेवलपमेंट मिशन लाया गया है, ओके। और इसमें टोटल फंडिंग कितनी गई है?
3 साल में बोला गया है 15,000 करोड़ लाया गया है। टोटल कितना खर्चा किया जाएगा? 15,000 करोड़। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। 15,000 करोड़ डाला जाएगा इसमें, ठीक है, इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। ओके, 15,000 करोड़ इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। 15,000 करोड़ डाला जाएगा इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। फिर नेक्स्ट एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, ठीक है। नेक्स्ट एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स। सेंटर कितने लोगों को रिक्रूट करेगी? 38,800 टीचर्स को लेके आएगी। आदिवासी क्षेत्रों में जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं वहाँ पर पढ़ाने के लिए 3.5 लाख बच्चों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। 38,800 टीचर्स, ठीक है, 3.5 लाख चिल्ड्रन। ओके, ये चीज़ है। और कितना? 3 साल के लिए, 3 साल में ये किया जाएगा, ठीक है। फिर इसके अलावा और क्या? वाटर फॉर ड्रॉट प्रोन रीजन, जिसमें अपर भादरा प्रोजेक्ट जो है उसे 5,300 करोड़ दिया जाएगा। अपर भादरा प्रोजेक्ट, ठीक है, अपर भादरा प्रोजेक्ट, ठीक है, 3,000 कितना? 5,300 करोड़, ठीक है, 5,300 करोड़ डाला जाएगा इसमें। ओके, देखते हैं जरा। फिर और क्या? प्रधानमंत्री आवास योजना का जो आउटले है, जो टोटल एक्सपेंडिचर है 66% बढ़ाया जाएगा। ओके, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसको 66% इजाफा किया जाएगा इन बजट आउटले। ओके, फिर इसके अलावा क्या? भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, भारत श्री, ठीक है, यानी जितने भी हमारे खास तमाम जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनके लिए सही म्यूजियम फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी भारत श्री के अंडर। एक है पीएम श्री स्कीम, वो स्कूल्स के लिए है। दिस इज भारत श्री स्कीम फॉर इंस्क्रिप्शन म्यूजियम डेवलपमेंट। ओके, और भारत श्री स्कीम, भारत श्री स्कीम, भारत श्री स्कीम, ठीक है, फॉर इंस्क्रिप्शंस, एपिग्राफी। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड एज एपिग्राफी, ठीक है। और दूसरा, सपोर्ट फॉर पुअर प्रिजनर्स, जो भी पुअर प्रिजनर्स हैं, जो लोग पेनल्टी और बेल अमाउंट वगैरह नहीं अदा कर सकते, उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि उनके और भी हमें एक ह्यूमनिस्टिक रूल मतलब ये तरीका लेना पड़ेगा इफ दे आर नॉट इन्वॉल्व इन सीरियस क्राइम्स। ओके, ये चीज़ है। देखते हैं ज़रा, पहला हम लोग देखेंगे ये वाला अफोर्डेबल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक प्रोग्राम, ये देखते हैं ज़रा। पहले हम लोग ये देखेंगे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक प्रोग्राम।
देखिए एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, पहले तो डिस्ट्रिक्ट आया था, फिर उसके लेवल पे ब्लॉक्स भी आया। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैज लॉन्च्ड एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम ऑन January 7, 2023 ड्यूरिंग द सेकेंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सेक्रेटरीज। इस प्रोग्राम की खासियत क्या है? टू फोकस ऑन, ठीक है, ये देखिए, टू फोकस ऑन इम्प्रूविंग गवर्नेंस, to enhance the quality of life of citizens and service delivery in the remotest and less developed blocks of India. This is done through converging existing schemes, defining outcomes and monitoring them constantly to bridge gaps. An interministerial committee in consultation with states has identified 500 blocks from 27 countries and 4 union territories. आपके होम स्टेट में कौन कौन सी, मतलब क्या ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स पहचानी गई हैं, वो आप लोग का जिम्मेदारी है फॉर इंटरव्यू पर्पस। आप लोग को शायद आपका आ सकता है। ईच ब्लॉक विल फोकस ऑन मॉनिटरिंग की सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कैटेगराइज्ड अंडर मेजर थीम्स लाइक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट। दिस एम्बिशियस प्रोग्राम आइडेंटिफाइज ब्लॉक ऑफिशियल्स एज लीडर्स ऑफ चेंज, equipped with the right skills and competencies to steer and drive transformation of their blocks. Okay, फोकस देखिए कैसा होगा। कॉम्पिटेंसी मैप बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए स्टूडेंट्स, पॉज कीजिए, डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। कॉम्पिटेंसी लेड कैपेसिटी बिल्डिंग होगा, शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्राम्स एंड प्रायोरिटीज होगा, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी थ्रू कॉन्करेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन होगा, स्केल ऑफ इंपैक्ट ब्लॉक चेंज एज द यूनिट ऑफ चेंज, ठीक है। तो सबसे पहले डोमेन एंड फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज के ऊपर फोकस, फिर गोल्स ड्रिवन एंड बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज एट द ब्लॉक लेवल। ईज ऑफ लिविंग होगा, कॉम्पिटेंसीज टू इंश्योर ऑन टाइम एंड इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम फॉर सिटीजंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड सिटीजन सेंट्रिक फोकस होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन होगा 500 एस्पिरेशनल प्रोग्राम्स पे बेस्ड अपॉन एन इंडेक्स विच वॉज, जो आया था ना वो नीति आयोग के जरिए, तो इंडेक्स लाया जाएगा बेस्ड अपॉन हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यूजिंग मिशन अंत्योदय एंड सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा, ठीक है। और कमिटी ऑल्सो रिकमेंडेड दैट नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन अ स्टेट एंड यूटी बी बेस्ड अपॉन पॉपुलेशन कैरिंग अ वेटेज ऑफ 25% एंड पर कैपिटा जीडीपी of the state UT carrying a weightage of 75%. It also advised that at least one block is selected from each of the 112 aspirational districts. These 500 blocks are located across 329 districts in 27 states and 4 union territories. ठीक है, ये चीज़ है। और ये देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं, हेल्थ, न्यूट्रिशन, ये वाली देखिए, ठीक है। ये अंदर का अंदर घुसने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मेन ये 5 पैरामीटर हैं, 5 थीम्स के ऊपर फोकस किया गया है। हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज, बेसिक इंफ्रा एंड सोशल डेवलपमेंट। ओके, एस्पिरेशनल ब्लॉक स्ट्रेटेजी क्या है? कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन। ओके, डायग्राम बना लीजिए, ठीक है, डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम, ये सब चीज, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। फिर अपर भादरा प्रोजेक्ट देखते हैं। अपर भादरा प्रोजेक्ट, विश्वेश्वराया भाद्रा, देखिए इसका पूरा नाम क्या है, ये देखिए, विश्वेश्वराया जल निगम लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। देखिए वहां पर ये प्रोजेक्ट है। अपर भादरा प्रोजेक्ट इज अ मेजर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम अंडर इंप्लीमेंटेशन इन द सेंट्रल रीजन ऑफ कर्नाटका स्टेट। इट एनविजाजेस मतलब क्या, एम करना, अब लिफ्टिंग अप टू 17.40, ठीक है, वो टीम्स
एक मिनट, इसका फुल फॉर्म क्या है? कैपेसिटी ऐसा कुछ होगा एग्जैक्टली उसका, पता नहीं। वो कुछ रहेगा उसका, मेट्रिक टन ऐसा कुछ तो रहेगा उसमें, ठीक है। ये ज़्यादा कर, अगर आप लोग ये सब फील्ड से हैं तो आप लोग ज़्यादा टेक्निकल फील्ड से उनको ज़्यादा आइडिया रहेगा। ऑफ वाटर इन द फर्स्ट स्टेज फ्रॉम तुंगा टू भद्रा एंड भद्रा टू टनल नियर अज्जमपुरा एंड तुंगा भद्रा। बेसिकली ये किधर है? ये देखिए, प्लान्स टू इरिगेट 225,515 हेक्टेयर्स बाय माइक्रो इरिगेशन इन चिक्कमगलूर, चित्रदुर्गा, टुमकुर एंड देवनागरी डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो ये कर्नाटका का एक प्रोजेक्ट है, उसके लिए 5,300 करोड़ सरकार ने अलॉट किया है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आवास योजना ये सब हो गया। पीवीटीजी योजना हम लोग पहले देख चुके हैं, ठीक है। एकलव्य मॉडल स्कूल्स, ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन स्पेसिफिक ज्यादा है, ठीक है। हाँ, भारत श्री स्कीम ये देखना जरूरी है। देखिए, भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, भारत शेयर्ड रिपोजिटरी of inscriptions. Bharat Shri will be set up in a digital epigraphy museum with the digitization of 1 lakh ancient inscriptions in the first stage. Okay. She also said that Amrit Dharohar scheme will be implemented over the next 3 years for encouraging the optimal use of wetlands वगैरह, ठीक है। ज़्यादा कर तो हम लोग फिर आगे देखेंगे, पहले वो भारत श्री प्रोग्राम के बारे में देख लें। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का बजट बढ़ाया गया, कितना? 12.97%, 3395, ऑलमोस्ट 3,400 करोड़, ठीक है। इतना पैसा दिया गया सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट साइट्स के लिए। ओके, विकास भी विरासत भी, ठीक है। भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, भारत श्री, अ डिजिटल एपिग्राफी म्यूजियम विल बी with digitization of 1 lakh ancient inscriptions to be set up, ठीक है। देखते हैं जरा, कौन सेटअप करेगा? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एट हैदराबाद। तो ये ऑनलाइन म्यूजियम होगा, तो आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जाके सारे के सारे इंस्क्रिप्शंस और उनका ट्रांसलेशंस वगैरह अपने रिसर्च के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स ऑफ द मिनिस्ट्री विच इंक्लूड्स कला संस्कृति विकास योजना, डेवलपमेंट ऑफ म्यूजियम्स, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, नेशनल म्यूजियम ऑन कल्चर एंड मैपिंग, ये तमाम ये सब चीज। अंडर कला संस्कृति योजना, मिनिस्ट्री विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू वेटरन आर्टिस्ट। बहुत वेटरन मतलब क्या? बहुत ही ऊंचे लेवल के आर्टिस्ट, ठीक है। उनको आर्टिस्टिक पेंशन, आर्टिस्ट लोग को पेंशन भी दिया जाएगा 4,000 से लेकर 6,000, ठीक है, पर मंथ। गुरु शिष्य परंपरा को प्रमोट करने के लिए रेपर्टोरी ग्रांट स्कीम, मतलब वही जो मतलब जिनका मतलब ये गुरु और बाकी शिष्यों को नई नई मतलब पुरानी विरासतें सब सिखा रहे हैं, उनके लिए ये सब चीज़ें, ठीक है। सेंटेनरी एंड एनिवर्सरी सेलिब्रेशन स्कीम, जिसमें सरकार कॉमेमोरेशन एक्टिविटीज वगैरह सब करेगी, ये सब बेसिक, ठीक है। एग्जीबिशन वगैरह ये सब चीज़ें। ये देखिए, ठीक है, कर्नाटका का मैसूर कैपिटल बनेगा द सेंटर्स एम्बिशियस भारत श्री प्रोजेक्ट विच वॉज अनाउंस्ड बाय, ठीक है। 1 लाख इंस्क्रिप्शंस को डिजिटाइज किया जाएगा ताकि रिसर्चर्स की भलाई हो सके। ये देखिए, दे आर यूजुअली क्रिएटेड बाय,
ये देखिए, इंडियन एपिग्राफी एनुअल रिपोर्ट ऑफ इंडियन एपिग्राफी में डिजिटल कॉपीज वगैरह पहले अनेबल थी हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स के लिए। करंटली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एपिग्राफी डिवीजन विच इज हेडक्वार्टर्स इन मैसूर हैज मोर देन 1 लाख स्टैम्प पेजेस। स्टैम्प पेजेस मतलब क्या, उन्होंने उसका इंस्क्रिप्शन का एक्चुअल रियल वर्जन उसका इस्तेमाल किया है। जैसे मतलब वो एक्चुअल रियल इंस्क्रिप्शन जो रहा होगा रॉक सरफेस पे, उस पे मटेरियल लगा के उसको पेपर पे अंकित करना, ठीक है। नाउ द बजट अनाउंसमेंट सब्सिक्वेंट विल वर्क फॉर, ठीक है, ये सब चीज। ये देखिए, अ टेक्निकल ऑफिसर एट ASI सेड स्टैम्प पेजेस आर रेप्लिकास ऑफ ओरिजिनल इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम स्टोन और कॉपर प्लेट्स कॉपीड ऑन पेपर यूजिंग स्पेशल इंक, जिससे वो ओरिजिनल इंस्क्रिप्शन खराब भी नहीं होना चाहिए। They are usually created by pressing wet paper onto the surface, either rock or metal, and subsequently wiping it with special ink, ठीक है। मैसूरू ASI यूनिट ने बोला है हम लोग ने ऐसे स्टैम्प पेजेस सिंस 1887 प्रिजर्व किए हैं। दे आर इन संस्कृत, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम बिसाइड्स अरबिक एंड पर्शियन। While the unit at Nagpur focuses on Arabic stamp pages, लखनऊ वाला संस्कृत स्टैम्प पेजेस को फोकस करता है। ऑल द द्रविडियन लैंग्वेज स्टैम्प पेजेस मतलब क्या, पेपर पे अंकित किए गए, एनग्रेव्ड किए गए ओरिजिनल इंस्क्रिप्शन का कॉपी। तो सारी द्रविडियन लैंग्वेजेस का कहां पर, मैसूरू में प्रिजर्व होता है। तमिल के लिए स्पेशली चेन्नई में अभी किया गया है, ठीक है। ये सब बात है। डेटा ऑन एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस विल बी कॉपीड ऑन कॉम्पैक्ट माइक्रोफिल्म्स एंड प्रिजर्व्ड फॉरएवर फॉर फ्यूचर रेफरेंस। Scanned images will be published while in the public domain, which means anyone can access them. Okay, a team of 40 epigraphists and archaeologists will ensure proper scanning of stamp pages and data entry. The only challenge in the digitization process is the irregular shape and size of the stamp pages, since it depends on the actual length of the inscription. Some are lengthy and require a lot of time. Okay, ये सब चीज। तो खैर तो क्या स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग प्रायोरिटी नंबर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट वगैरह स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि भारत सरकार पिछले साल के बजट में लास्ट माइल कनेक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट इंप्रूव करने के लिए क्या क्या स्कीमें लेके आई है, ठीक है। कल देखेंगे कल के लेक्चर में। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ओके, डन, थैंक यू।